dear students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको करा रही हूँ यहाँ पे 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड चैप्टर है इसमें बेसिकली हम बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बचता है एग्जाम्पल्स। ओके, मतलब जो भी इलास्टिसिटी से रिलेटेड हमें डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो उसपे आज ये मेरा जो पार्ट है आपका, इसका टॉपिक क्या है, दैट इज द प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। तो जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो किसका ले रहे हैं, क्रेन का ले रहे हैं। बच्चों, आपने क्रेन देखा है, क्रेन जिसके थ्रू आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा हैवी लोड जो है उसको उठाते हो। तो क्रेन जब आप देखते हो तो उसमें जिसकी हेल्प से आप हैवी लोड को उठाते हो वो हमारे पास क्या होती है, मेटेलिक रोप होती है। यानी कि आपने देखा होगा वो हमारे पास चेन होती है, किसी मेटल की चेन होती है, मतलब जंजीर होती है। आपको ध्यान है ना, क्रेन का जो डायग्राम है आपको ध्यान है ना कि जो क्रेन होती है उसमें एक ऐसे लंबा सा आपके पास एक होता है, स्टैंड टाइप सा होता है, और फिर वहां से एक चेन होती है और चेन के अंदर एक हैंगर लटका होता है। मटेरियल को आप उठा सकते हो उस हैंगर से और फिर उसको प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो आपके पास मेटेलिक रोप होती है, इसका अगर आपको ये सोचा जाए मतलब कि आप कितना लोड उठा सकते हो, या फिर आपसे ये कहा जाए कि आप किसी एक लोड जो भी आपको उठाना है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है क्रेन की, उसके लिए जो आप मेटेलिक रोप यूज कर रहे हो उसकी आपकी रेडियस क्या होनी चाहिए, मतलब वो कितनी थिक होनी चाहिए, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जब भी हम क्रेन की बात कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पर इलास्टिसिटी से रिलेट करेंगे। अब सोचोगे कैसे करेंगे, देखो क्रेन जो है वो मेटेलिक रोप की हेल्प से क्या करेगी, मेटल जो भी आपके हैवी लोड है उसको उठाएगी। अगर सपोज करो कि वो जो लोड है जितना उठा सकती है वो रोप, अगर उससे ज्यादा हैवी लोड हुआ तो क्या होगा, क्रेन जो है उसकी जो रोप है मेटेलिक रोप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी आपके पास रोप है वो क्या है, एक लिमिटेड जो मटेरियल है, लिमिटेड जो लोड है उसको वो बियर कर सकती है ना, उतना वो बियर कर सकती है। तो उसको बियर करने के लिए उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो भी हम एक क्रेन के अंदर मेटेलिक रोप जो हम यूज कर रहे हैं, ओके, जो भी आपके पास यहाँ पे मेटेलिक रोप है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो स्टील का बना हुआ है, ओके। और जो स्टील है उसकी हमारे पास वैल्यू होती है यंग मॉड्यूलस की, इलास्टिक लिमिट की, दैट इज 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो स्टील है ना वो इतनी उसकी इलास्टिक लिमिट है, मतलब अगर इसके लिमिट में आपने फोर्स लगाया, मतलब इससे अंडर या इसके इक्वल आपने फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, तो आपका मटेरियल ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो फिर क्या होगा, इलास्टिसिटी ब्रेक हो जाएगी, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें अपनी क्रेन का नुकसान तो कराना नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट हमें चाहिए नहीं। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी हम यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। इलास्टिक लिमिट को वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब ऑलवेज आपका इलास्टिक लिमिट से कम रहना चाहिए। तो अब कैसे कम रहेगा, हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास मास है, हम इस क्रेन के थ्रू ना 10,000 जो किलोग्राम है, या फिर हम इससे भी ज्यादा ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम 1 लाख किलोग्राम का जो वेट है वो उठाना चाहते हैं, ठीक है, 1 लाख। तो 1 लाख किलोग्राम को हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 की यहाँ पर कितनी जीरोस है, 5। सो वी कैन राइट इट 10⁵ किलोग्राम। हमें इतना लोड उठाना है। तो इतना लोड उठाने के लिए अब आपकी जो रोप है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल और लेसर देन इलास्टिक लिमिट। क्लियर? अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स अपॉन एरिया है इसकी वैल्यू आपकी इलास्टिक लिमिट से कम होनी चाहिए, ठीक है। इलास्टिक लिमिट कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10⁸। नाउ कॉन्सेप्ट है फोर्स। फोर्स जो है यहाँ पर अब आपने देखा कि क्रेन जो है वो हैवी लोड को उठाएगी, और जो भी लोड है अगर हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं इसको, ये इस हैंगर की हेल्प से उठाती है क्रेन, तो इसका मास जो भी होगा ये क्या करता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो जो भी हमारे पास फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू mg अपॉन एरिया।
अब एरिया कितना होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हम कम से कम एरिया देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया इतना एरिया तो होना चाहिए ही चाहिए। मतलब कि जो भी आपकी रोप है, आप यहाँ पे जो भी रोप यूज कर रहे हो उसका जो एरिया आप देख रहे हो, आप यहाँ पे कह रहे हो कि जो भी यहाँ पे एरिया है वो कम से कम इतना तो होना चाहिए ही चाहिए, ताकि आप इसको 10⁵ किलोग्राम के वेट को पिक कर सको। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ। इसके अकॉर्डिंग आप जब वैल्यूज रखते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास m की वैल्यू आपके पास है, दैट इज 10⁵. g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको 10 भी ले लेते हैं। और ए मिनिमम, तो हम एक ए मिनिमम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो 3 × 10⁸ है इसको तो यहाँ पर नीचे ले आते हैं और इसको हम ले जाते हैं इस तरफ, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ए मिनिमम जो भी एरिया है हमारा ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, m मीन्स 10⁵ इंटू g इज द 10 इंटू 3 × 10⁸. आप जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 8 है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास 2 बचता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट एरिया, मिनिमम एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 1/3 × 10⁻², 1/3 यानी कि 1 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, आपको मिलेगा 0.33 इंटू 10⁻²। जब आप इसके पॉइंट को यहाँ पर एडजस्ट करते हो तो ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आती है, मतलब आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट को ना यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो 10 नीचे आ जाएगा, और ये 10 जब इसके साथ बैलेंस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ एरिया है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है आप मीटर में ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे आप जो भी रोप यूज कर रहे हो उसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये कैसा होता है, हमारे पास सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है तो आप यहाँ पर इसके लिए लेंगे πr² का फॉर्मूला, ठीक है। एरिया मिनिमम होना चाहिए, दैट मीन्स रेडियस मस्ट बी मिनिमम ऑल्सो। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ तो आप यहाँ से r² मिनिमम कैलकुलेट करेंगे 3.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.14 पाई की वैल्यू को आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3.14। सो आर मिनिमम हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.14। बच्चे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे पहले और फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमें यहाँ पे मिलता है 0.032 मीटर। ओके, मीटर में है तो आप एक काम कीजिए, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे कितनी जीरोस आ जाएंगी, 3 जीरोस आ जाएंगी, 00 से 00 कैंसिल, तो ये आपके पास 32/10 आएगा। 32/10 दैट मीन्स 3.2 सेंटीमीटर। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी हम यहाँ पे मेटेलिक रोप यूज कर रहे हैं उसका जो रेडियस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि हम 10⁵ किलोग्राम के वेट को क्या कर सके, उठा सके, यानी कि इसको हम पिक कर सके। तो बच्चा यहाँ से आप इसकी डायमीटर भी देख सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी मेटालिक रोप यूज करते हैं वो थिक रेडियस की ही यूज करते हैं। क्यों? ताकि जो आपका मटेरियल है, जो भी हैवी लोड है, वो आसानी से उठाया जा सके और इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हमारा स्ट्रेस जो है वो अप्लाई किया जा सके। प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे पास वो थिक रोड होती है, थिक रोप होती है, वो क्या होती है, छोटी छोटी रोप्स को आपस में मिलाकर बनाई जाती है, जिससे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और वो काफी इजीली स्मूथली वर्क भी कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डेप्रेशन इन मेटेलिक रोड, कि मेटेलिक रोड में हमें जो डेप्रेशन देखने को मिलता है वो कैसे मिलता है। आपने बच्चों एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लेती हूँ किसका, आपने देखा होगा कि कुछ घरों में लेंटर की बजाय क्या होता है, गर्डर लगे हुए होते हैं। ध्यान है ना आपको, अगर आपको गर्डर मतलब घरों में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपने अपने स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल है बेसिकली, उनमें तो आपने देखे ही होंगे
कि जो आपकी रूफ होती है, जो छत होती है, वहां पे जो रूम बने हुए होते हैं बेसिकली वहां पे गर्डर लगे हुए होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, ब्लैक कलर का उनके ऊपर पेंट किया होता है। आपको याद है, आपने देखा होगा उनकी शेप कैसी होती है, ध्यान है आपको उनकी शेप कैसी होती है, इस तरह के होते हैं वो, मतलब उनकी जो शेप होती है इस तरीके से आई शेप के होते हैं वो, है ना। आई शेप के किस तरीके से होते हैं, देखो बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें ये जो चीज होती है जहां पे वो आई शेप के होते हैं, ये उसकी क्या होती है, डेप्थ होती है, और ये क्या होती है, हमारे पास ब्रेड्थ होती है, और वो जितनी लेंथ के होते हैं वो उनकी लेंथ होती है। आपको ध्यान है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनका जो शेप है वो आई क्यों है, मतलब ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम इलास्टिसिटी से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल लेना होता है एक बार का। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बार लिया है, ठीक है, और इस बार को हमने फिक्स कर दिया है 2 पॉइंट्स पर, यहाँ पे ये हमने इसको सपोर्ट दे दिया है। जैसे कि जो गार्डर होते हैं आप देखते होंगे कि जो भी रूम होता है उसमें जो दीवारें होती हैं ना, वॉल्स होती हैं, तो एक वॉल से दूसरे वॉल तक वो गार्डर जो है उसको फिक्स किया जाता है। तो मतलब आपने वहां पर जो दोनों वॉल्स होती हैं वहां पे उनको सपोर्ट दे दिया है ना। इमेज करते हुए चलना, विजुअलाइजेशन अच्छे से करना, तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जब हम उनको इस तरीके से कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि आप क्या करें, यहाँ पर एक वेट जो है वो यहाँ पर हैंग करें, ठीक है, एक वेट मतलब डब्ल्यू जो है इसको यहाँ पे हैंग करते हो, तो क्या होता है, अगर ये जो भी यहाँ पे आपने बार लिया है, मेटेलिक बार है ये हमारे पास, ठीक है, हम इसको ये जो बोल रहे हैं ना, ये मेटेलिक बार है। अगर बच्चों हम इसके मिडिल पॉइंट से क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेट जो है वो सस्पेंड कर देते हैं, तो क्या होता है, मिडिल के पोर्शन पे क्या हो जाता है, वजन लगता है ना, मतलब वेट लगता है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। अगर झुक जाता है तो जो शेप होती है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सपोज कर सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हो आप कि इस तरीके से ये जो है इतना बैंड हो जाता है, क्योंकि आपने मिडिल से क्या किया है, वेट जो है वो सस्पेंड कर दिया है। ये देखो इस तरह की शेप हो जाती है ना, मतलब एक तो चीज जो सीधे है, आपने बीच में कुछ लटका दिया तो वो ऐसे झूल गई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इस तरह की शेप में वो हो जाती है। तो जब वो इस तरह की शेप में होती है, मतलब ये जो शेप उसको मिलती है, तो ये जो मिडिल पॉइंट था, अगर मैं इसको C1 नेम दूं तो ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है तो मैं यहाँ पे क्या कह देती हूँ, C2 कह देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर C1 से लेकर C2 मतलब ये जो डिफरेंस आता है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेप्रेशन कहते हैं, और इसे हम डेल से डिनोट करते हैं। सो डेल, दिस इज द डेप्रेशन, और बेसिकली ये क्या है, C1 C2, मतलब इनके ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सेंटर पॉइंट पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है। तो ये जो डेप्रेशन है तब मिलता है जब क्या करते हैं, हम कोई वेट जो है इस पर सस्पेंड करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट वगैरह जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उनको ये वैल्यू मिली थी WL³ अपॉन 4BD³ ओके, मतलब डेप्रेशन की ये वैल्यू मिली थी। बच्चों हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना है, 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना है। इसका जो डेरिवेशन हम करते हैं बेसिकली वो BSc वगैरह में या फिर जो पॉलिटेक्निक में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, हम वहां पे इसको डिटेल से करते हैं। बट हमारा कॉन्सेप्ट फिलहाल के लिए इतना ही है कि ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो डेप्रेशन होता है, अब मान लो कि कोई हमने एक बार ऐसे लटका दी और वो ऐसे लटकी, तो फिर वो तो अच्छी नहीं लगी, मतलब उसकी एक तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी और वो कभी भी ब्रेक भी हो सकती है। तो ये किस तरीके से हम इसको बनाएं कि हमारा लॉस कम से कम हो, यानी कि ये जो बेंडिंग हमने यहाँ पर देखी है, ये जो डेप्रेशन देखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये देखेंगे, तो चलिए हम इस डायग्राम से देखते हैं कि जो डेल्टा है वो डिपेंड करता है बेसिकली किस पे, W पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपने जितना ज्यादा वेट जो है यहाँ पर सस्पेंड किया, आपको डेप्रेशन उतना ज्यादा देखने को मिला। जितना ज्यादा वेट लगाओगे ये उतना नीचे की ओर आएगा, ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर आपकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, लेंथ अगर ज्यादा है आपके जो भी यहाँ पे बार है इसकी,
ये जो हम लेंथ ले रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू आपके पास ज्यादा है तो भी हमारे पास जो डेप्रेशन है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ज्यादा लेंथ का भी नहीं लेना चाहिए, बीच में सपोर्ट भी दे देनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब आपके पास बी जो है वो डिनोमिनेटर में है, सो डेल्टा जो है, ये जो डेल है यहाँ पर बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बी की वैल्यू कम अगर होगी, अगर कम होगी तो डेल जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बट हमें तो डेल कैसा रखना है, डेप्रेशन कम होना चाहिए, सो बी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी हमारे पास ब्रेड्थ है हमें इसको ज्यादा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट हमें मिलता है कि जो डेल है ये डी क्यूब, देखो यहाँ पे एल क्यूब, ये एल क्यूब है ना, मतलब लेंथ ज्यादा, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो उसकी पावर 3 हो जाएगा, तो डेल्टा तो आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर डी देखें तो ये डिपेंड करता है 1/d क्यूब पे। इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हमें ये और मिल गया। और उसके बाद फिफ्थ लास्ट कॉन्सेप्ट देखें तो ये वाई पे डिपेंड करता है, ये भी मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। डेल्टा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, दैट मीन्स y की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट हमें ये देखने को मिला कि हमें तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है जी, कम करना है। तो कम के लिए ये तीनों पॉइंट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम y के अकॉर्डिंग अगर देखें तो y यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस है, जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों इसके लिए आप स्टील का जो मटेरियल है उसे यूज कर सकते हो। स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। सो आपके लिए अगर आप स्टील का जो मटेरियल यूज करोगे तो डेल की वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब आप स्टील यूज करोगे। एक तो कॉन्सेप्ट हमें ये मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें डेल्टा को कम करना है तो हमें b की वैल्यू ज्यादा रखनी चाहिए या फिर d की वैल्यू भी ज्यादा रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम b और d दोनों में देखें तो किसकी वैल्यू ज्यादा रखें। तो बच्चों देखो क्या कि जो भी आपका ये जो डेल है वो b की तो पावर 1 के ही होता है ना, यहाँ पे 1 की पावर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूब है। क्यूब का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो d की वैल्यू 2 है ना, 2, तो यहाँ पर 2 अगर इसकी वैल्यू है तो ये क्या हो जाती है, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने d की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया, ओके, या फिर सपोज करो आपने d की वैल्यू को 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1/27। 1/27 यानी कि और भी ज्यादा डेल्टा कम हो गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सिंस डेल्टा डिपेंड्स अपॉन डेप्थ टू मच, ये जो डेप्थ है इस पे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, डेप्थ पर ज्यादा डिपेंड करता है। सो डी मस्ट बी लार्जर देन बी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कंपैरिजन अगर देखते हैं तो बी के कंपैरेटिवली डी की वैल्यू को यानी कि डेप्थ को हमें ज्यादा रखना चाहिए। तो अब याद करो आपने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो गार्डर बताया था, जो लेंथ आपको बताई थी, वो आप देखते हो कि इतनी उसकी ब्रेड्थ होती है ना, जो आपको नीचे से दिखती है ब्रेड्थ। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखो तो वो बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ होता है, आई शेप का होता है। तो इसके लिए अगर अब आपसे कहा गया है कि डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये तो हो गई है बी जो आपको नीचे से दिख रहा है। आप यहाँ से देखो, आप ये मत देखो कि आपको ये सामने से दिख रहा है, आप सोचो कि आपको ये यहाँ से दिख रहा है गार्डर जो ऊपर ना आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, उसकी ब्रेड्थ दिख रही है नीचे से, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है, उसकी डेप्थ है। तो क्या करते हैं, डी को हम क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। ये आपने देखो बी के कंपैरेटिवली डी को ज्यादा रखा है। लेकिन जब हम डी को ज्यादा रखते हैं ना बच्चा, और जब हम क्या करते हैं, वेट को जो सस्पेंड करते हैं, तो क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत मुड़ सकता है। मतलब जो हमने देखा कि डेप्रेशन हमें देखने को मिलता है, तो जब हमें ये इस तरीके से यहाँ पे बेंड हो जाता है तो इसको फिर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बकलिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब बकल कर दिया, आपने सुना होगा, बकलिंग बोलेंगे इसको। तो अब बकलिंग भी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जैसा हमने परचेज किया बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं
कि ये जो भी हमारे पास ब्रेड्थ है ये तो इतनी रहती है, लेकिन इसकी ब्रेड्थ और इसकी डेप्थ में हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं और इसकी शेप चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ पे जो गार्डर बनाते हैं वो किस शेप के बनाते हैं, आई शेप के बनाते हैं। ठीक है, ये देखो ये आई शेप का आपका यहाँ पे गार्डर बन जाता है। क्यों? ताकि आपको ये बकलिंग भी देखने को ना मिले और आपका जैसे आपने गार्डर जैसे लगाया था वो एज इट इज आपका लगा रहे। तो ये भी आपका इलास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल हो जाता है। आज की इस वीडियो में आप ये 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो मैं वीडियो दूंगी उसमें मैं अदर एग्जाम्पल्स और डिस्कस करूंगी जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।